करते हैं। माइक आ कोई बात आ गया, यहाँ चलेगा ना। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। थोड़ी देरी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं माफी चाहते। चल, देरी के लिए माफी बिल्कुल भी नहीं चाहते हम। हाँ, ऑडियो एंड वीडियो एकदम क्लियर है क्या? चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए चलिए चलिए, हेलो 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 हेलो, चलिए क्लास शुरू हो गई। चलिए, माफी नहीं चाहते हम, माफी नहीं चाहते हम। चलिए, तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करेंगे। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंसेप्ट सारे याद रखें, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जेई एडवांस तक में 2016-17 में जेई एडवांस तक में पता है कैसे सवाल आए हैं? जेई एडवांस तक में 2015, 16, 18 जेई एडवांस तक में पता है कैसे सवाल आए? मैट्रिक्स मैच के, कि बताओ आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइडियाबैटिक में क्या इधर लिख देंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट और हीट गिवन कांस्टेंट। ऐसे मैट्रिक्स मैच के सवाल होते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल। यहां पे आपको सारे प्रोसेस लिख देंगे, यहां पे मैट्रिक्स बना देंगे वर्क डन का। डायरेक्ट वर्क डन पे सवाल होता है, डायरेक्टली ग्राफ पे सवाल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, जो काम की चीजें हैं वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, इस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी के लेक्चर में बेटा आपको मैं वर्क समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? वर्क समझाऊंगा, वर्क डन के कंसेप्ट को समझाऊंगा। और एक बार जब आप वर्क समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको इंटरनल एनर्जी एंड केटीजी के कंसेप्ट समझाऊंगा, है ना। मतलब काइनेटिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद किसके कंसेप्ट समझेंगे? इंटरनल एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा। ये नहीं कैसे चल रहा है, ये तो कलम अजीब तरह का है। दूसरा कलम देखो, ये तो अजीब तरह का कलम है, चल ही नहीं पा रहा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा। उसके बाद इस पे बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताऊंगा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, है ना, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस बताऊंगा। उसके बाद इस पे बहुत सारे ग्राफ एंड ग्राफ कन्वर्जन देखेंगे। यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और प्रोसेस तो है नहीं, है ना, प्रोसेस तो है नहीं। क्लियर? ठीक है, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर मैं करा दूंगा, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर मैं करा दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा। हीट ट्रांसफर मैं बाद में करा दूंगा। हीट बाकी है थोड़ा सा, बिल्कुल बाकी है, बिल्कुल बाकी है। हीट ट्रांसफर मैं आपको करा दूंगा, थोड़ा सा हीट रिमेनिंग है, वो मैं करा दूंगा, चिंता मत करिए, वो मैं करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करें, शुरू करें। वर्क का कंसेप्ट सबसे पहले पढ़े। तो एक बात बताओ, अ गैस हैव 5 जूल हीट, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? बताओ। अ गैस हैव 5 जूल हीट, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स? जल्दी बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फटाफट फटाफट फटाफट, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? क्या स्टेटमेंट? अ गैस हैव 5 जूल हीट, अ गैस हैव 5 जूल हीट, गैस के पास 5 जूल हीट है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि कोई गैस हीट को स्टोर नहीं करता। आप क्या करते हैं, वहां से हीट निकाल सकते हैं, किसी गैस से हीट निकाल सकते हैं, उसको हीट दे सकते हैं, लेकिन वो हीट कभी भी स्टोर नहीं करता है। क्लियर है? सबके दिमाग में इसका फंडामेंटल क्लियर है? सबके दिमाग में इसका फंडामेंटल क्लियर है? हाँ सर, इसका फंडामेंटल क्लियर है। अ गैस हैव 5 जूल हीट इज फॉल्स। अच्छा, अ गैस हैव 5 जूल वर्क का भी यूनिट जूल ही होता है, ये सही है कि गलत है? ये भी गलत है। अ गैस हैव 5 जूल इंटरनल एनर्जी, ये सही है कि गलत है? ये सही है, ये सही है, ट्रू है, ये ट्रू है। गैस के पास एनर्जी हो सकता है, बात समझिएगा, गैस के पास एनर्जी हो सकता है, गैस के पास एनर्जी हो सकता है, गैस के पास वर्क नहीं हो सकता, गैस के पास हीट नहीं हो सकता। हम हीट देते हैं, हम क्या करते हैं, मान लीजिए गैस है, मान लीजिए ये गैस है, देखिए गैस है, और इस गैस को क्या करेंगे हम लोग, इस गैस को क्या करेंगे हम लोग, हीट देंगे।
जब भी इस गैस को हम हीट देंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम इस गैस को हीट देंगे तो ये दो काम करेगा, या तो ये कुछ वर्क कर लेगा, नहीं तो एनर्जी को स्टोर कर लेगा। क्लियर है? एनर्जी को स्टोर कर लेगा। तो सर ये जो एनर्जी स्टोर करेगा, हीट देने से तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो एनर्जी स्टोर करेगा ये किस तरह का एनर्जी होगा? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी होता है। क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, क्योंकि जब हम हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें वही तो एनर्जी स्टोर होगा। कौन सी? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टोर रहता है, गैस में इंटरनल एनर्जी स्टोर रहता है। क्लियर है ये बात? हाँ। अब यहां पे समझते हैं कि वर्क का बेसिक मोटा मोटा कंसेप्ट फिजिक्स में क्या है। मान लीजिए कि एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने गैस फिल किया हुआ है। ठीक, ओके सर। अब मैंने यहां पे अरे रे 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 अब मैंने यहां पे एक पिस्टन लगा दिया, ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया का, और इस पे पूरे पिस्टन पर यूनिफॉर्मली एफ फोर्स लगाता हूं। तो मैंने कितना प्रेशर अप्लाई किया? तो आपने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अपॉन एरिया, इतना प्रेशर अप्लाई किया। अब इस प्रेशर के वजह से मान लो गैस यहां पे कंप्रेस होके यहां तक पहुंच गया, यहां तक कितना? डेल्टा एक्स पहुंच गया। तो वर्क कितना होगा? सर वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, यही तो वर्क होगा। अब इसमें एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर दो। फोर्स अपॉन एरिया बेटा ये हो जाएगा प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया ये हो जाएगा प्रेशर, और ए इंटू डेल्टा एक्स, एरिया तो फिक्स है ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ चेंज हुआ तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा आपका वॉल्यूम, है ना। डेल्टा भी आप चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये वर्क का मोटा मोटा डेफिनेशन होता है, प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब एक चीज बताओ, जब तुम गैस को कंप्रेस कर रहे हो, है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। देखो, जब भी कंप्रेशन हो या वॉल्यूम कम हो तो वर्क निगेटिव आता है, या जब एक्सपेंशन हो, क्या हो? एक्सपेंशन हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो वर्क तुम्हारा क्या जाता है? पॉजिटिव आता है। सर कैसे? नहीं समझ आया। मैथमेटिकली क्या है? वर्क बराबर पी डेल्टा वी, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा इनिशियल वॉल्यूम कम, मतलब एक्सपैंड हो गया, फाइनल वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो वर्क क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम बड़ा हो गया तो एक्सपेंशन कहेंगे उसको। अगर फाइनली वॉल्यूम कम हो गया तो इसको कंप्रेशन कहेंगे। बोलो बोलो, क्या यहां तक क्लियर है ये बात? क्या यहां तक क्लियर है ये बात? लिख लिख के समझाया थोड़ा सा, यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई कि नहीं हुई बताइए। केमिस्ट्री में उल्टा होता तो केमिस्ट्री वाले जानेंगे ना। I also hate chemistry. You hate chemistry. I hate chemistry. We hate chemistry. We don't know chemistry. केमिस्ट्री वाले जाने ना कि क्यों किस हिसाब से प्लस माइनस करते हैं, अब हमको क्या पता। वो किस हिसाब से प्लस माइनस करते हैं हमको क्या पता, बताओ। हमको क्या पता किस हिसाब से प्लस माइनस करते हैं। थर्मल पूरा नहीं हुआ है, रिवाइज अभी कराऊंगा थर्मल, आगे यहां से शुरू किया है। अरे मजाक कर रहा था। आई लव। चल भाई ये तो लॉजिकल है। अच्छा मैथमेटिकली तो मैंने तुम्हें समझाया, फिजिकली भी समझाऊं। जैसे मान ले मैं यहां पे हूं और मैं खा पी के अपना ऐसा गोलगप्पा जैसा हो जाएगा, तो मैंने अपनी वॉल्यूम बढ़ा ली, तो मैंने अपने बॉडी पे कैसा वर्क किया? पॉजिटिव वर्क किया। मैंने अपने बॉडी पे देखो ऐसे आऊं, गोलगप्पा हो जाओ, और मान लो एकदम स्लिम हो जाओ ऐसे, तो मैंने अपना वॉल्यूम कम कर लिया, तो मैंने खुद अपनी बॉडी पे कैसा वर्क किया? इसको दबा के कंप्रेस करके ऐसा कर लिया, तो मैंने खुद कैसा वर्क कर लिया? निगेटिव वर्क कर लिया। तो यहां पे सराउंडिंग का वर्क नहीं देखते, गैस ने क्या वर्क किया है। गैस ने खुद अपनी वॉल्यूम बढ़ा ली, तो गैस, वर्क डन बाई गैस की बात करते हैं। ये वर्क डन बाई गैस है। शायद केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द गैस देखते हैं, वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस। तो वर्क डन बाई गैस अगर आपका निगेटिव है तो कंप्रेशन हुआ है, वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव है, तो और वर्क डन बाई गैस ही यहां पे सिंपल वर्क का फिजिक्स में मतलब है वर्क डन बाई गैस। करेगा आप गोलगप्पा जैसे ही ऑलरेडी। You don't know me, then don't say like this, you don't know me, है ना। मैं तो गोलगप्पा जैसा हूं, लेकिन तुमको पापड़ी चाट बना दूंगा एक थप्पड़ में, समझ गया?
ऑलरेडी गोलगप्पा, पापड़ी चाट बना दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो फिजिक्स में जब कुछ ना लिखा हो तो भी आपको वर्क का मतलब समझना है, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन हुआ, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव मतलब कंप्रेशन हुआ, ठीक है। तो यहां पे ये वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पी डेल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन मान लो प्रेशर वेरिएबल है और फिर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कैसे लिखोगे? अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा तो वर्क का फॉर्मूला तो सिंपल है, कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रेशर वेरिएबल है तो, प्रेशर वेरिएबल है तो, अगर प्रेशर वेरिएबल है तो छोटा सा वर्क लिखोगे, छोटे से एकदम किसी इंस्टेंट पे प्रेशर इनटू छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम, इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वर्क बराबर आ जाएगा P इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। यह आंसर, यह आंसर, बताइए, ठीक है, क्लियर, क्लियर। चलो अब यहां पे एरिया ऑफ पीवी ग्राफ इज वर्क, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ इज वर्क। कैसे? मान लो ये P है और ये आपका V है, मैंने यहां पे ये ग्राफ बनाया, तो एरिया अंडर द पीवी ग्राफ मतलब वॉल्यूम एक्सिस के साथ, पीवी कर्व का वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका वर्क होता है। कई बार ग्राफ अगर V ऊपर है P नीचे है और ऐसे बना हुआ है तो यहां पे वर्क होगा, ये वर्क कहलाएगा, ये वर्क कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। अच्छा अच्छा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि मैं एक पीवी ग्राफ ऐसा बनाता हूं इस तरह के शेप का। अब बताओ ए से जब मैं बी तक गया तो वर्क डन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट है? पहला ऑप्शन, वर्क इज इंक्रीजिंग, वर्क इज इंक्रीजिंग, वर्क इज इंक्रीजिंग। दूसरा, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। तीसरा, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डी ऑप्शन, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग। चलिए बताइए, ए बी सी डी में से सही ऑप्शन चूज करिए। बताइए, बताइए क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? बताइए, क्या लगता है आपको? बताइए, क्या लगता है आपको? बताइए, वर्क में कैसा चेंज आ रहा है? बताइए। चलिए, तो मेरे हिसाब से वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा, मेरे हिसाब से वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 63% लोगों ने सही, 63-64% लोगों ने सही आंसर टिक किया है। यह आपका आंसर होगा, यह आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही। वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। 28% लोगों ने फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग दिया है, ये 28% लोग एकदम गलत है। ये ग्राफ में जब हम ऊपर जा रहे हैं तो वाई एक्सिस पे प्रेशर है, अभी यहां पे जब हम ए पर हैं तो प्रेशर इतना है, यहां पे गया तो प्रेशर बढ़ा, यहां पे गया तो प्रेशर बढ़ा, यहां पे गया तो प्रेशर और बढ़ा। जब हम आगे जाएंगे तो प्रेशर का कोऑर्डिनेट घटेगा और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। आप ऐसे समझिए कि जब आप ए से बी की तरफ गए, आप यहां से यहां गए तो वॉल्यूम क्या हुआ सर? बढ़ा। फिर आप थोड़ा आगे गए, वॉल्यूम बढ़ा, आगे गए वॉल्यूम बढ़ा, आगे गए वॉल्यूम बढ़ा, आगे गए वॉल्यूम बढ़ा, आगे गए वॉल्यूम बढ़ा। तो लगातार आपका वर्क तो इंक्रीज ही कर रहा है, लगातार आपका वर्क तो इंक्रीज ही कर रहा है। बताइए हाँ कि ना? लगातार आपका वर्क तो इंक्रीज ही कर रहा है, बताइए हाँ कि ना? कहां वर्क डिक्रीज किया? लगातार वर्क तो बढ़ ही रहा है। बताओ, बताओ। अच्छा, दूसरी बात,
कोऑर्डिनेट को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मैं वर्क की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा यहां पे समझते हैं। बेटा जैसे नीट में सवाल आते हैं उसको देखिए। मान लीजिए पीवी ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, अब मुझे बताओ ए से जब मैं बी तक गया कितना वर्क हुआ। तो वर्क देखने के लिए वॉल्यूम कोऑर्डिनेट देखो। वर्क मोटा मोटा किस पे डिपेंड करता है? वर्क मोटा मोटा डिपेंड करता है पी डेल्टा वी पे, यही है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर वेरिएबल है तो पी इंटू डी वी हो जाएगा, यही वर्क होता है ना। अब सुनो, हम जब यहां हैं तो तुम्हारी वॉल्यूम कुछ मान लो वी नॉट है। जब हम ए से सीधा स्ट्रेट लाइन चलते चलते बी पर पहुंचे, तो जब हम ए से बी पर पहुंचे तो वॉल्यूम तो वही रह गई ना तुम्हारी, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो इस ग्राफ में वर्क जीरो होगा। और यही छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग ना बड़े बड़े ग्राफ और बड़े बड़े प्रोसेस में आपको बहुत आसान हो जाएगा देखना। अच्छा, पीवी ग्राफ को इंडिकेटर ग्राफ भी कहते हैं, ये लिख लीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वर्क को इंडिकेट करता है, तो पीवी ग्राफ को हम इंडिकेटर ग्राफ भी कहते हैं। मान लो ऐसे बनाया मैंने, अब मान लो यहां पे पॉइंट ए है, अब यहां पे पॉइंट बी है। अब बताओ क्या होगा सर? इस पॉइंट पे देखो प्रेशर कुछ होगा पी नॉट, है ना। अब ऐसे जा रहे, प्रेशर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ रहा। मान लो यहां पे वॉल्यूम है आपका कुछ वी ए, और मान लीजिए यहां पे वॉल्यूम है आपकी कुछ वी बी, तो वर्क बराबर आपकी आएगी पी नॉट वी बी माइनस वी ए, ये डेल्टा वी आ जाएगा। तो वर्क डन हो जाएगा आपका पी डेल्टा वी, ये आपका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अब मान लो मैं ऐसा बनाता हूं, ये पी है और ये वी है, ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने। अब कैसे निकालोगे वर्क? यहां पे तो प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, कैसे ए से बी तक जाओगे तो प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, हाँ सर, और वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है, हाँ सर। तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये इंटीग्रेशन से एरिया आता है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा? एरिया। एरिया आप यहां पे किसका बताएगा? वर्क को बताएगा। यहां पे भी एरिया ही लिखा है, ये भी एरिया ही है सर। कैसे एरिया है? तो यहां से ये हाइट को पी नॉट बोल सकते हैं, और यहां से यहां के विड्थ को हम बोल सकते हैं वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए। और रेक्टेंगुलर का एरिया होता है हाइट गुना बेस, यही तो है, यही तो है, यही तो है। इसीलिए यहां पे जब आप मान लो कि पीवी ग्राफ में ऐसे साइक्लिक चलते हो, यहां से यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, मान यहां चले ना, मान लो ए पॉइंट, इधर गए, नीचे आए, आगे गए, ऊपर गए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। बताओ वर्क कितना हुआ? तो आप जहां थे वही पहुंच गए क्या? हाँ सर, तो जहां थे वही पहुंच गए। बताओ पूरे एक साइकिल में वर्क कितना होगा? तो सर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम तो सेम है क्या? मान लो यहां से तुम चले आगे गए, फिर नीचे आए, फिर पीछे आए, फिर यहां गए, तो यहां से जो वॉल्यूम था वहीं पे पहुंच गए, तो वर्क तो जीरो होना चाहिए पूरे साइकिल में। कंप्लीट साइकिल में वर्क तो जीरो होना चाहिए, कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में वर्क तो जीरो होना चाहिए। लेकिन आप जिस रास्ते से गए उस रास्ते से वापस नहीं आए। जब आप यहां से यहां गए थे, यहां से यहां गए थे तो हाई प्रेशर पे गए थे, कुछ वर्क हुआ, यहां से यहां गए तो वर्क जीरो है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है वर्टिकल लाइन पे, फिर यहां पे कम प्रेशर पे वापस है, और फिर यहां से यहां तक वर्क जीरो है। टोटल वर्क जो आता है वो एरिया ऑफ द ग्राफ आता है, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ यहां पे ये होगा, ये होगा। अच्छा बताओ, ओवरऑल जब आप इस लाइन की बात करते हो तो वर्क जीरो, इस लाइन की बात करते हो वर्क जीरो। जब आगे गए थे तो हाई प्रेशर पे आपका एक्सपेंशन हुआ था, हाँ, और कंप्रेशन लो प्रेशर पे हुआ है, तो ये वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपकी क्लॉकवाइज साइकिल हो, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर में ऐसे आके फिर ऐसे जाओगे, तो नीचे में कंप्रेशन, ऊपर में एक्सपेंशन, तो वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्लॉकवाइज साइकिल के लिए, क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल अगर आप बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा साइकिल बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, तो सोचो यहां पे तुम्हारा देखो वॉल्यूम बढ़ा है, एक्सपेंशन, और यहां पे कंप्रेशन, तो एरिया इज वर्क, और ये वर्क क्या होगा? निगेटिव फॉर द एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, एंटी क्लॉक साइकिल, एंटी क्लॉक साइकिल। बताओ पूरी ग्राफ पे वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी ग्राफ पे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं? वर्क के बेसिस पे पूरे ग्राफ पे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं? बोलो बोलो, क्लियर हुई? क्लियर हुई बेटा, क्लियर हुई। छोटे छोटे सवाल आते हैं, कर लोगे क्या? छोटे छोटे सवाल आते हैं, कर लोगे क्या? अब आओ, तुम्हें सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप ऑफ गैस समझो, ये तो टाइप ऑफ, एक मिनट, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की टेबल नहीं है क्या इसमें? रुको 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 रुको, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? टोटल 87 क्वेश्चन है, उसमें से 1 2 3, 87 में से 87 में से 87 में से 87 में से
80 80 80 80 80 80 80 80 87 में से 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 कुछ बता रहा हूँ, रुक जा, थोड़ा इंतजार कर। 87 में से 87 में से 87 में से 87 में से 80 क्वेश्चन है टोटल, 80 PYQ है, सारे PYQ है, सारे PYQ एक जगह पे है। सर उसका क्या होगा PYQ? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, जैसे मैं फ्लूइड बोल दूं, SHM बोल दूं, ग्रेविटेशन बोल दूं, इसमें से 99 नहीं 100% सवाल PYQ की तरह ही आएगा। 100% सवाल PYQ की तरह आएगा, अलग नहीं आएगा। 100% सवाल कैसा आएगा? PYQ की तरह आएगा। तो इसमें अगर तूने PYQ कर लिए तो 100% सवाल ग्रेविटेशन में, सॉलिड में, फ्लूइड में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, थर्मोडायनेमिक्स में, SHM में 100% सवाल PYQ जैसा है। अब काइनेमेटिक्स में 90% PYQ जैसा आता है, लॉज ऑफ मोशन में 90% PYQ जैसा आता है, लेकिन एक कुछ चैप्टर है जिसमें 100% PYQ जैसा आता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम समझिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये समझिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जैसे मान लो मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं, तो मोनो एटॉमिक गैस, सुनना अच्छे से समझना, मोनो एटॉमिक गैस मतलब वो एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक है, सिंगल सिंगल एटम है। तो इस मोनो एटॉमिक गैस की 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और बेटा जेड एक्सिस की। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है और तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तीनों कैसा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तीनों का तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ट्रांसलेशनल होता है। वो एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में जाएगा, जेड एक्सिस में जाएगा। तीनों का तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा होता है? ट्रांसलेशनल होता है। ठीक है सर, मोनोटॉमिक का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये रोटेट कैसे करेगा? एक पॉइंट है, रोटेट करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए ना। रॉड रोटेट कर सकता है इस पॉइंट के अबाउट, स्फीयर रोटेट कर सकता है सेंटर के अबाउट, रिंग रोटेट कर सकता है उसके डायमीटर के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। वाइब्रेशनल भी इसका 0 होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 होता है। ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। ठीक है ना, मोनोटॉमिक का। डायाटॉमिक का क्या होता है? डायाटॉमिक का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपका 3 होता है और 2 होता है रोटेशनल। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होता है? 2। कैसे? अब ये मान लो डायटोमिक गैस है। अब इस डायटोमिक गैस का एक्स एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में से आ सकता है, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे जा सकता है, 3, और एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे। ये एक्सिस है ना तुम्हारा, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। और एक तुम्हारा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। जैसे मान लो ये दो तुम्हारे क्या है? एटम है। और अगर मैं इसको ऐसे चिपका दूं, है ना, और बोलूं कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पॉइंट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। हाँ, ये वाई एक्सिस है और यहां पे 2 एटम है तो ऐसे घूम सकते हैं। जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ जाना है, 2 एटम यहां पे तो ऐसे घूम सकते हैं। क्या विजुअलाइज हुआ? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। ठीक है, हालांकि ये तो जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बता देता हूं। और ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर का एग्जांपल क्या है? CO2। इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर बनता है, इसका भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF 5 ही होता है। अब अगर मैं बात करूं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, तो ये हो जाएगा 6। अपन वाइब्रेशनल अगर हाई टेम्परेचर पे ऐड करोगे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो जितना बताएगा उतनी ऐड करोगे, एज गिवन इन क्वेश्चन, जितनी क्वेश्चन में दी हुई है उतनी ऐड करोगे।
ठीक है, जितनी क्वेश्चन में दी हुई है उतनी ऐड करोगे। हो सकता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दिया हो तो 1 ऐड करोगे, 2 दिया है 2 ऐड करोगे, 3 दिया होगा 3 ऐड करोगे, जितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं सर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमें समझ में आ गई। अब इससे हम निकालते हैं आइडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा, वो होता है 1 + 2/f। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, DOF है। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग आप आइडियाबेटिक एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं सर, समझ गए। अब यहां पे समझो, अब हम इंटरनल एनर्जी गैस की बात करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर मैं 0 केल्विन पे देखूं तो किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का याद रखना एट 0 केल्विन जो इंटरनल एनर्जी होता है ना 0 होता है। यहां पे ये इंटरनल एनर्जी, ये थर्मल इंटरनल एनर्जी है, समझो। थर्मल इंटरनल एनर्जी समझना, थर्मल इंटरनल एनर्जी। तो थर्मल इंटरनल एनर्जी जो होता है ना बेटा, वो टेम्परेचर की वजह से आता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक मोल के लिए, है ना, एक मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है ½ kBT, ये आता है। दिस इंटरनल एनर्जी ऑफ, समझना, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से n मॉलिक्यूल का। अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने होंगे उतने आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे मान लो कि तुम मोनो एटॉमिक गैस का देखते हो, 1 मिनट, जैसे n मॉलिक्यूल का देखते हो, सबसे पहले n मॉलिक्यूल का देखते हैं। टोटल n मॉलिक्यूल का देखोगे, अगर n मॉलिक्यूल का देखो तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो u बराबर हो जाएगा n/2 kBT। कोई दिक्कत? पूरा कंसेप्चुअली मैं चाहता हूं तो फॉर्मूला लिख देता, लेकिन मैं तुम्हें कंसेप्चुअली समझाना चाह रहा हूं। एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से ये होता है, ठीक है। ये n मॉलिक्यूल के लिए, फॉर कैपिटल N मॉलिक्यूल, u बराबर हो जाएगा n/2 kb को हम लिख सकते हैं गैस कांस्टेंट बाई Na, एवोगाड्रो नंबर इनटू T। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये क्लियर है। n/Na क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, स्मॉल n/2 R इंटू कैपिटल T। क्या यहां तक समझ में आया? हाँ। अब यहां पे कितने मॉलिक्यूल का हो गया, ये n मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में आ गया। फॉर n मॉलिक्यूल ड्यू टू f डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, ड्यू टू f डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF। तो यहां पे हो जाएगा u बराबर ½ NFRT। ये किसी भी गैस का इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा ½ NRFT NR डेल्टा टी हो जाएगा, NRFT NR डेल्टा टी हो जाएगा। ये इंटरनल एनर्जी का बेटा क्या है, फॉर्मूला है। देख लो अच्छे से, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर ½ NRF डेल्टा टी, NRF डेल्टा टी, ½ NRF डेल्टा टी, रट लो इसको, ½ NRF डेल्टा टी, ठीक है, ½ NRF डेल्टा टी। देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ½ NRF डेल्टा टी, ठीक है ना। अब एक बात समझना, यहां पे कैपिटल R गैस कांस्टेंट है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल है। तो गैस के जितने नंबर ऑफ मोल है वो N, R गैस कांस्टेंट, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये डेल्टा टी। जो हम मोलर हीट कैपेसिटी देखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक होता है CV एंड एक होता है CP। तो हम कहते हैं हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt। ये है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और एक डिफाइन करते हैं dq बराबर NCV dt। तो यहां पे Cp बराबर होगा dq बटा n dt। यह है मोलर हीट कैपेसिटी। याद करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको समझाया था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस।
तो n मोल बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस का सीपी आ गया, तो टोटल n मोल का कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दो। पर मोल, सॉरी हीट, सॉरी n मोल नहीं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस पर मोल है ना। यहां पे Cv बराबर क्या हो जाएगा, Cv बराबर होगा dq बटा n डेल्टा टी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे आ गया, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ गया। अच्छा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम जानते हैं, अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हो, जो हीट दोगे वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, dt और dq, सॉरी dw एंड du। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम हीट दे रहे हो भाई, इसका मतलब ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना हीट दिया वो dq बटा ndt होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हीट दे रहा है, हाँ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, जानते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क तो जीरो होगा, तो जो dq होगा उसी को आप du लिखोगे, और dq कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोगे तो dq क्या होता है, ncv dt, तो इसको लिख सकते हो ncv dt बराबर du। तो du का फॉर्मूला ही कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ncv dt होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होता है, ncv dt होता है। du को क्या लिख सकते हैं, ncv dt लिख सकते हैं, du को क्या लिख सकते हैं, ncv dt लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे हम du ये जानते हैं, du क्या है, du है हाफ एन आर एफ डी टी बराबर एन सी वी डी टी। अब एक बात बताओ, यहां से n से n कट जाएगा तेरा, dt से dt कट जाएगा तेरा, तो cv बराबर क्या हो गया, हाफ एफ आर। cv को हम हाफ एफ आर कहते हैं, हाँ कि ना, cv को क्या कहते हैं, हाफ एफ आर। तो हाफ एफ आर को हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली cv कह सकते हैं। du बराबर क्या होगा, du बराबर ncv dt होगा, तो du को आप हमेशा ncv dt लिख सकते हैं क्या, du को हमेशा ncv dt लिख सकते हैं क्या, हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप गैस हीट दे रहे थे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में तभी आप cv लिखोगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बाय डिफॉल्ट तो ये आएगा ही ना, तो du को आप हमेशा ये लिख सकते हो। मतलब तूने cv लिखा तो पक्की बात है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यूज करो, और कांस्टेंट वॉल्यूम केस में अगर तूने cv लिखा तो du को cv के टर्म्स में ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या। तो du बराबर क्या हो जाएगा, ncv dt, du बराबर क्या हो जाएगा, ncv dt। तो अभी तक मैंने तुम्हें कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया, ध्यान से रुक के समझ। गामा बराबर होता है 1 प्लस 2 बाई एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में ये पढ़ाया। du बराबर मैंने तुम्हें पढ़ाया हाफ एन आर एफ डी टी, और हम जानते हैं एफ आर बाई टू, यही था, एफ आर बाई टू था ना, क्या था बोलो, एफ आर बाई टू। एफ आर बाई टू को हम क्या कहते हैं, सीवी कहते हैं, एफ आर बाई टू को हम क्या कहते हैं, सीवी कहते हैं। तो एन एफ आर बाई टू को हम सीवी कहेंगे, सीवी डी टी, ये आएगा दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा समझिएगा, तीसरा मैंने बताया, ये तुम्हें बता दिया। तीसरा एक समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि सीवी इज इक्वल टू आपने पढ़ा एफ आर बाई टू, सीवी को हम एफ आर बाई टू कहते हैं, ठीक है। दूसरा सीपी माइनस सीवी आपका क्या होता है, सीपी माइनस सीवी आपका किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। चौथा सीपी बटा सीवी आपका किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है। ये 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। मिक्सचर के केस में देखेंगे आप, इन अ केस ऑफ मिक्सचर के केस में देखो, तुमसे बोलेगा कि सीवी मिक्स की वैल्यू बताओ, दो अलग अलग नेचर का गैस। अच्छा, सीवी किस बात पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। अरे आर बाई टू इंटू एफ, सीवी किस बात पे डिपेंड करती है सर, सीवी है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी गैस का 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो तो डिपेंड करेगा ना गैस कौन सा है। बताओ, किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जो हीट चाहिए वो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि वो गैस कौन सा है। तो मान लो मैंने कोई N1 मोल कोई और गैस रख दिया, N2 मोल कोई और गैस रख दिया, और फिर मिक्सचर का CV मिक्स पूछ रहा हूं, तो ये होगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 बटा N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला वही टेम्परेचर जैसा हो गया। CP मिक्स का भी यही फॉर्मूला बनेगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 बटा N1 प्लस N2, ये बनेगा। बट याद रखना,
गामा मिक्स का फॉर्मूला ये नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बटा N1 प्लस N2। इससे आंसर मैच नहीं करता है क्योंकि फॉर्मूला ये जस्टिफाई नहीं होता। ये तो आ जाएगा हीट एक्सचेंज से, बट ये ड्राइव होके नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है गामा मिक्स का वो निकलेगा बेटा CV मिक्स, CP मिक्स, CP मिक्स बटा CV मिक्स। सर CP मिक्स और CV मिक्स अलग अलग निकालेंगे? नहीं, तुम डायरेक्टली जब CP मिक्स बटा CP बटा CV गामा होता है तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला फैक्टर तो कट ही जाएगा। बताओ क्या बचेगा? N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2, ये बचेगा। ये बचेगा। बोलो, बताइए प्लीज, बताइए प्लीज। साइकिल में वर्क पॉजिटिव और जीरो एक साथ कैसे हो सकता है? भांग का नशा करके आएगा। वर्क जीरो को ये गलत बोला ना, रॉन्ग है, ये जीरो नहीं होता है क्योंकि हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन हुआ है, लो प्रेशर पे कंप्रेशन हुआ है। कौन सा नशा करता है बेटा? झुंझुनी लाल, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अच्छा, सीवी को R बटा गामा माइनस 1 भी कहते हैं क्या? कैसे? यहां से देख, इस 1 को इधर ले जाएगा, इस 1 को इधर ले जाएगा तो गामा माइनस 1 हो जाएगा। हाँ सर, इधर ले जाएंगे तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/f। तो 2/f को हम गामा माइनस 1 कह सकते हैं। तो f/2 को क्या कह सकते हैं? f/2 1 बटा गामा माइनस 1। तो f/2 1 बटा गामा माइनस 1 R एज इट इज रह जाएगा। बैगन का नशा करता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, बैगन खा के अंगुराता रहता है। ठीक है, ठीक है। अब सुन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? बोल सर। जीरोथ लॉ तो बहुत आसान है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत आसान है। बता क्या है थर्मोडायनेमिक्स? क्या है बता? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भाई ए एंड बी अगर इक्विलिब्रियम में है, TA बराबर TB है, इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, एंड बी एंड सी इक्विलिब्रियम में TB एंड TC बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है TA बराबर TC होगा। मतलब A B के साथ इक्विलिब्रियम में, B C के साथ इक्विलिब्रियम में, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना? किससे रिलेटेड है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी समझा हमने, थर्मोडायनेमिक्स अभी समझा हमने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि देखो कि dQ बराबर du प्लस dW होता है। अब इस पे थोड़ा सा समझो कि अगर मैंने गैस को हीट दिया, हीट गिवन टू द गैस, हीट गिवन टू द गैस, मैंने गैस को हीट दिया, तो गैस को जब हम हीट देते तो ये हीट कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। तुमसे बोलेगा 10 जूल मैंने गैस को हीट दिया, तो उस 10 जूल को हमें प्लस 10 जूल लेके चलना है ना? हीट टेकन आउट फ्रॉम गैस, हीट टेकन आउट फ्रॉम गैस, तो इसको आप क्या लेके चलेंगे? निगेटिव। वहां से गैस से हमने हीट निकाल लिया। जैसे मान लो ये तुम्हारा सिलेंडर है और इस पे मैंने यहां पे गैस भर दिया, मैंने क्या कर दिया? गैस भर दिया। अब जब मैं इससे कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है क्या? अरे यार, ओहो हो, सब खत्म हो गया। कहाँ ऊपर क्या है? फोर्थ फ्लोर पे क्या व्यवस्था है आप बताइए? हैं? पहले व्यवस्था बताइएगा तब मैं कहूँगा। सब चीज नहीं खाता मैं, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए पहले। बताइए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? क्या खत्म हो गया ये बताओ? वो आया था वो खत्म हो गया। चाय है? चाय है पक्का? मशीन वाली नहीं बनवाएंगे? अरे वाह यार, ये व्यवस्था करा दो बस। ठीक है, ओके।
बताओ, जब हम यहां से हीट बाहर निकालते हैं तो वो हीट कैसे हीट मानी जाती है? वो हीट कैसी हीट मानी जाती है? बाहर निकालेंगे तो निगेटिव, अंदर देंगे तो पॉजिटिव। चलिए, चल चल चल, ओ, 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 ओ। सुन अब ध्यान से, अगर कहीं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क तो कैसा लेगा? पॉजिटिव लेगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क कैसा लेगा? निगेटिव लेगा, ठीक है। और अगर कहीं टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ड्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर कहीं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ड्यू कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। अगर कहीं टेम्परेचर घटा है, टेम्परेचर घटा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर घटा है तो ड्यू तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? निगेटिव आएगा। समझ में आया? समझ में आया? क्या यहां तक आपको ये चीजें समझ में आता है? अब सबसे पहले हम चलते हैं, थोड़ा समय कम है, जो चीज आपको ड्राइव करना होगा पूरा ड्राइव करके दूंगा, लेकिन हम उसको चार्ट से समझते हैं, अलग अलग प्रोसेस को। सबसे पहले बेटा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं बॉयल्स लॉ, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू सी इनफाइनिट, तो ऊपर वाला किसका है? अच्छा, डी को एनसीबी डी टी कहते हैं, वर्क डन इतना होता है, डेल्टा क्यू ये होता है, ये होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस की बात करेंगे अपन, तो डिफरेंस प्रोसेस में सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, एक एक करके समझते चलना। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस को ही बॉयल्स लॉ कहते हैं। पता है क्या? है ना, जो केटीजी में यहां से बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, वही यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है आपका? कांस्टेंट। तो जो गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दोगे, है ना, किसी फिक्स्ड कंटेनर में गैस की बात कर रहे हो, तो ये तो गैस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। नंबर ऑफ मोल, अगर गैस फिक्स है, गैस का अमाउंट फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल फिक्स होगा, गैस का अमाउंट फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल फिक्स होगा। ये आर फिक्स है और ये आपका फिक्स है, ये तीनों चीज आपकी क्या है? कांस्टेंट है। ये तीनों चीज आपकी कांस्टेंट है। तो क्या पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा? अगर आप कहते हो पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर। ये आपको क्या बोलते हैं इसमें? इसको कहते हैं हम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम कहते हैं पीवी बराबर हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसमें वर्क डन क्या होता है? तो इसमें बेटा वर्क डन का फॉर्मूला है, ये मैं बताता हूं, NRT, NRT ln, ये नेचुरल लॉग नहीं है, है ना, सॉरी नेचुरल लॉग ऑन द बेस ई, तो NRT लॉग नेचुरल लॉग V2 बटा V1, और यही नेचुरल लॉग को ऑन द बेस 10 में बदलोगे तो 2.303 NRT लॉग P2 बटा P1 ऑन द बेस 10, P2 बटा P1 ऑन द बेस 10। क्या आपको ये पता है? वर्क डन आपको समझ में आता है? हाँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लगाओगे तो आप जानते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ड्यू क्या हो जाएगा? ड्यू क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? 0। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कह रहे हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी क्या होगा? 0 होगा। और मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी देखोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं,
कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो Q बटा N डेल्टा T, अगर डेल्टा T आपका 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको यहां पे ये बात, अरे खाने पीने की तो जबरदस्त व्यवस्था करा दी आपने हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, देख खाने के लिए आई है इतनी सारी बिस्किट, देख मजाक लूं। ठीक है, अब सुनो, पूरा मैं लिखता हूं फिर से। जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे ना, तब तक मजा नहीं है, और ये मजा मैं हिंदुस्तान के सारे जनता को देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सारे जनता को देना चाहता हूं। कैसे? आप यहां पे सिर्फ देखो मत, कलम लो और लिखो इस बात को। जब तक आप लिखोगे नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाओगे, आप याद कैसे कर पाओगे कि यही फॉर्मूला लगेगा और यही फॉर्मूला सही है, बताओ। ये कह रहा सर शेयरिंग इज केयरिंग, बैगन चल देख इधर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कहते हैं कि ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो dt तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए du क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो dq बटा n डेल्टा टी। अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा। तो 1/0 इज इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। गैस इक्वेशन कहता है पीवी बराबर एनआरटी, और फिक्स गैस के अमाउंट के लिए ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट हो गई, तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो गई। तो आप कह सकते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2, या आप कह सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है ना, हाँ सर ये बात कह सकते हैं। दूसरा यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि तुम्हारा dq बराबर होता है du प्लस dw, और यहां से तूने देख लिया कि du क्या है आपका, जीरो है, तो du जीरो है तो dq बराबर हो जाएगा आपका dw। हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आता है। अगर ये बात आपको समझ में आता है तो अगली बात समझिएगा, वर्क यहां पे आप लिखेंगे पी डीवी और इसको इंटीग्रेट करेंगे। P की वैल्यू को यहां से निकाल के रखिए, P बराबर हो जाएगा nRT बाई V, तो P को लिखेंगे nRT बाई V इंटू डी। अब V1 से V2 तक आप वर्क निकालेंगे। देख के पता चल रहा है कि जब वर्क निकालोगे तो nRT तो आपका बाहर होगा, हाँ, 1/V का इंटीग्रेशन लॉग भी होगा, तो लॉग अपर लिमिट V2 बटा V1 आपका सिंपल सा आंसर आएगा ऑन द बेस नेचुरल लॉग। यही तो है nRT log V2 बाई V1, nRT log V2 बाई V1, देखो nRT log V2 बाई V1 नेचुरल लॉग की टर्म्स में। अगर इसको लॉग ऑन द बेस 10 करोगे तो ये आ जाएगा nRT लॉग ऑन द बेस 10 V2 बटा V1, यहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे बेटा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहीं पे वर्क डन, मैं यहां से देखो, तो अगर मैं P2 को नीचे लाऊं तो P1 बाई P2, और ये हो जाएगा V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 को क्या लिख सकता हूं, V2 बाई V1 को P1 बाई P2 लिख सकता हूं। तो हो जाएगा 2.303 nRT log P1 बाई P2 ऑन द बेस 10, और हम जानते हैं कि PV बराबर कांस्टेंट है, तो P और V का ग्राफ बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। हाँ, यहां पे टेम्परेचर यहां पे और यहां पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम टेम्परेचर कांस्टेंट पे ग्राफ बना रहे हैं। इसको कहते हैं आइसोथर्मल कर्व, आइसो THERML कर्व, आइसोथर्मल कर्व। अब बताओ ये ज्यादा समझ में आया था कि पहले ज्यादा समझ में आया था, बोलो। पहले ज्यादा समझ में आया था कि अब ज्यादा समझ में आया, बोलो बोलो, कब ज्यादा समझ में आया था, बोलो।
कल मैंने खाया था 1.5 किलो केक, आज मैंने खाया है, मजाक नहीं करूंगा, 18 पिज्जा। बोलो, अब क्लियर है? अब इसको तुम 4 बार रगड़ो, इसको 4 बार रगड़ो, और मैं बताता हूं आज तक जितने सवाल हैं डायरेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के इसी कंसेप्ट पे है जो यहां पे लिख दिया। अरे 18 पिज्जा मतलब 18 स्लाइड्स, एक में होता है 18, ऐसे, एक में होता है 4, ऐसे ऐसे, 1 2 3 4, तो मैंने 1 खा लिए, 2 में मैंने खाए फिर 4, ऐसे वाले आते हैं ना 4, तो 8 खा लिए, 4 4 8, ऐसे 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 मैंने 18 खाए, तो 4 4 8 4 12 4 16 और 2 हाफ एक्स्ट्रा। बड़ा अजीब जानवर है, जितना भी खाओ इसका पेट भरता नहीं है। कैसी बातें करते हो बेटा, अच्छी लगता है क्या ऐसे टीचर के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना? तो गलत बात है ना, टीचर के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना आपको अच्छा लगता है क्या? चलिए बेटा इसको देख लीजिए अच्छे से, क्या बातें समझ में आई? चलिए अब देखिए, पीबी कैसा जानवर है ये, क्या बात करते हो यार, ये सब अच्छा लगता है तुमको? मान लो ये T1 टेम्परेचर पे मैंने ये ग्राफ बनाया, एक ही गैस के लिए पीवी और एनआरटी है, तो किसी T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर फिक्स है, ये पीवी का ग्राफ बनाया। अब मैंने उसी गैस का कुछ टेम्परेचर कर दिया T2 और फिर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, तो टेम्परेचर एक बार मैंने T2 बढ़ा दिया, अब वो T2 फिक्स है, उसके लिए पीवी का रिलेशन बनाएंगे, तो ये ऐसा बनेगा। जितने ज्यादा टेम्परेचर पे हम ग्राफ बनाएंगे पीवी का प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी है। बताओ बताओ क्या है, पीवी बराबर एनआरटी है। बताओ, अब तुम्हें भरोसा नहीं तो जाके इंस्टाग्राम पे फोटो देख लो, तुमको समझ आ जाएगा। अरे 1% भी तुमको भरोसा नहीं तो देख लो, तुम देख लो ना, तुमको थोड़ा भरोसा नहीं, भरोसे नाम की चीज होती है। कह रहा है कि अलग अलग लोगों को देख के अलग अलग चीजें समझ में आती है, और आपको देख के हमको भूख लगती। कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें? तुमको भरोसा नहीं तो देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें कुछ दिख रहा तुमको? बताओ, इसमें कुछ दिखा है? देखो देखो तो कुछ दिखा? पिज्जा दिखा? पिज्जा देखो तो, कुछ दिखा? देखो, भरोसा नाम की तो चीज है नहीं, देखो। चलो ये बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ कि अगर एक आइसोथर्मल कर्व है T1 टेम्परेचर पे, और बेटा दूसरा आइसोथर्मल कर्व है ये T2 टेम्परेचर पे, तो ये भी आप तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने बनाया, तो जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, है ना? ये आइसोथर्मल कर्व है, तो आप कहो कि ये ग्राफ नॉट पॉसिबल है। अगर ये आइसोथर्मल कर्व है, ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो ये एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। कट नहीं करनी चाहिए क्यों? क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब तुमने बोला कि पीवी का ग्राफ जब बनाएंगे ये कांस्टेंट रख के, तो ये जब फिक्स है तो पीवी का प्रोडक्ट फिक्स है, इसलिए तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है कि बी घटाते तो पी बढ़ता है, या बी बढ़ाते तो पी घटता है। यही तो कंसेप्ट है ना बेटा, यही तो कंसेप्ट है ना? हाँ सर यही कंसेप्ट है। अब अगर तुम कह रहे हो कि यहां पे पीवी का प्रोडक्ट ये है, देखो ये कुछ वॉल्यूम होगा, ये प्रेशर होगा, ये है, और इसका आगे ज्यादा है, तो हमेशा ऊपर रहेगा ना, नीचे कैसे चला जाएगा?
क्या दूसरे खाते अपना खर्चा नहीं करते हैं। हमारे पास बेटा पैसा का जो हम खर्चा करेंगे, दूसरे की तरफ ही देखते, कुछ दे देता तो खा लेते। है पैसा है, बताओ। गरीब मास्टर झोला छाप, मास्टर है बेटा, कोई बिजनेसमैन थोड़ी ना है। शिक्षक दूसरे पे डिपेंडेंट है। गुरु दक्षिणा दोगे तो खाए पिएंगे। नहीं तो चल रहा है जीवन जैसे चलना है। बताओ। बोलो, मास्टर क्या है आज के जीवन में? तुम कहीं जाओगे और बोलोगे ये मास्टर है, तो सुन के ही बड़ा गरीबों सा फील आता है। अच्छा मास्टर है, ठीक है बेचारा, मास्टर शिक्षक है। एक वीडियो भी देख रहा था मैं, जिसमें टीचर कह रहा है पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़िया कमाओगे, मर्सिडीज से आओगे, ये सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बच्चा सवाल पूछता है, जब इतना इंपॉर्टेंट है तो आप साइकिल से क्यों आते हो? मतलब पढ़ना लिखना इतना इंपॉर्टेंट है तो आप तो पढ़ा रहे हो, आपको तो आता है, तो आप तो साइकिल से आते हो। शिक्षक मतलब सबसे गरीबों वाला काम। कोई काम गरीबों वाला नहीं होता, सब काम की इज्जत करनी चाहिए बेटा। मतलब आपने देखा है कि नहीं, एक टीचर समझा रहे बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो एकदम ज्ञानी बन जाओगे, पैसा कमाओगे, मर्सिडीज पे चढ़ के आओगे, बीएमडब्ल्यू पे चढ़ के आओगे। देखा होगा ना, टीचर बहुत जोर जोर से समझा रहे बच्चों को, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पढ़ो, समझो, चीजों को सीखो, आगे जाके अच्छे से पढ़ के बहुत पैसा कमाओगे, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पे चढ़ के आओगे। तो बच्चा कहता है जब इतना ही पढ़ के हम कमा सकते हैं तो आप तो पढ़ा रहे हो, आप तो साइकिल से आते हो, तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तो मास्टर वर्ड का मतलब भी तुम बोलोगे ना टीचर है, शिक्षक है, तो अच्छा ठीक है बेचारा गरीब आदमी, पढ़ा के कोई पैसा कमा सकता है क्या? अमीर बन सकता है क्या? वो कपड़े की दुकान खोलो भाई साहब, पैसा ही पैसा। सोने की दुकान खोलो भाई साहब, पैसा ही पैसा। मॉल खोलो भाई, पैसा ही पैसा। कंपनी बनाओ, पैसा ही पैसा। पढ़ाने वाले की कोई वैल्यू है, कोई इज्जत है? बिस्किट खाता। डॉक्टर बनो, हॉस्पिटल खोलो, पैसा ही पैसा। तो आईफोन तो किसी ने दिया था, ले लिया मैंने, सच में मैंने नहीं खरीदा, कसम से बोल रहा हूं। कोई दे रहा था, कर रख लो रख लो रख लो, बोला नहीं नहीं, बोला रख लो कोई बात नहीं, रख लो, हमारी तरफ से रख लो, चलो। कहा ठीक है दे दो। शिक्षक, भिक्षा, गुरु दक्षिणा, इसी से जीवन चल रहा है, ठीक है। चलो, हाँ रिस्पेक्ट, तो वही रिस्पेक्ट के लिए तो बेटा पढ़ाते हैं, और क्या। तुम जैसे बैगन छाप जनता का रिस्पेक्ट मिल जाता है एक शिक्षक को, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, चलिए 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 ध्यान से देख, नहीं तो मारूंगा बहुत। क्या ये समझ में आया बेटा? समझ में आई ये चीज? समझ में आए, फील आ गई? पढ़ो 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 प्लीज, सॉरी। चलो थोड़ा बहुत, वैसे भी एग्जाम का टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, चलो, है ना, कोई बात नहीं। चलो देखो, दूसरे को गरीब देखो, आज दूसरे गरीब की कहानी सुनोगे ना तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, चलो ये भी बेचारा आदमी, कोई बात नहीं, हम भी गरीब, ये भी गरीब, देखो बेचारा कितना गरीब रह के भी खुश है। तो इससे तुम्हें क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार देखो बेचारा गरीब आदमी भी खुश रह सकता है, ऐसी बात नहीं है ना। चलो चलो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की आपकी बातें समझ में आई? अगर मैं ग्राफ पीटी बनाऊं और बोलूं कि आइसोथर्मल का ग्राफ है, तो आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा बनेगा बोलो?
है ना। पीटी ग्राफ आइसोथर्मल के लिए कैसा बनेगा, तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऊपर नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल का ये ग्राफ बना। अगर मैं टीवी का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा। तो अगर तुम कह रहे हो कि आइसोथर्मल के लिए, प्रोसेस के लिए ग्राफ बनाना है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना ही चाहिए। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना ही चाहिए। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना ही चाहिए। ये पीवी ग्राफ, ये पीवी ग्राफ, ठीक है। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। ये कट नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बताओ, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप, स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बताओ। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पीवी ग्राफ के लिए स्लोप देखोगे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो पीवी बराबर हम कांस्टेंट जानते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, डी पी बटा पी बराबर माइनस ऑफ डी वी बटा वी। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। किसका डिफरेंशिएशन, y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dp बटा dv, ये dp है, dv को नीचे लाओ, तो dp बटा dv इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो निगेटिव आ रहा है और माइनस पी बाई वी आ रहा है, होना भी चाहिए। देखो इस ग्राफ का स्लोप हर जगह पे निगेटिव है, बोलो मजा आया, माइनस पी बाई वी होता है। तो बेटा सारी चीजें बता दी, देखो ये सारा कंसेप्चुअल चीज बता दिया, पूरी आइसोथर्मल प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अच्छे समझना, आइसोकोरिक प्रोसेस समझते हैं। चलो आइसोकोरिक प्रोसेस समझते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सबसे पहले समझिए कि कांस्टेंट क्या होता है। सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा इसमें कौन सा लॉ बोलते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होने को, बोल दो तो। एक तो बॉयल्स लॉ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसको कौन सा लॉ बोलेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो डीवी बेटा जीरो हो जाएगा, और डीवी जीरो हो जाएगा तो आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप कह सकते हैं कि डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये डी डब्ल्यू आपका जीरो हो गया, तो जितना हीट देंगे सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी आप कह सकते हैं सीवी बराबर एफ आर बाई टू या आर बटा गामा माइनस वन, है ना, है ना। और इसी को आप कह सकते हैं डी क्यू बटा एनडीटी, यही तो है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप हीट दे रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप हीट दे रहे हो, क्या कहते हैं इसको, गेलूजक लो। यस गेलूजक, गेलूजक, गेलूजक का स्पेलिंग बोल, LUSAC, गेलूजक। एक कह रहा है चार्ल्स कहते हैं, एक कहता है बॉयल्स कहते हैं, गोली मार दूंगा, इसको कहते हैं गेलूजक, वॉल्यूम कांस्टेंट होना, गेलूजक, ठीक है, गेलूजक। कल आपका किताब खरीद लेता, हमको पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता किताब उताब में पैसा, कुछ नहीं मिलता पैसा, मत खरीदो, फिर जीरोक्स करा के पढ़ो, कोई नहीं खरीदेगा। जाओ 150 रुपया में जीरोक्स होता है, जीरोक्स करा के पढ़ो, और बताना मत किसी को कि खुद राइटर ही कह रहा है कि मत खरीदो, जीरोक्स करा के पढ़ो। भाई साहब बताना मत किसी को, खाली जीरोक्स करा के पढ़ो। कलरफुल से क्या होता है, 150 रुपया में जीरोक्स करा के पढ़ो। मैंने कई बच्चों में जीरोक्स करा के पढ़ रहे, ज्यादा पैसा हो गया तो खरीद ले, गरीबों का थोड़ा बहुत 5-10 रुपया मिल जाएगा, 10-20 रुपया गरीबों को मिल जाएगा। नहीं है तो जीरोक्स करा के पढ़। हाँ 20 रुपया कमा के 65 रुपया में कराया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और एक बार समझा दू, ले मत खरीद, मत, मैं कह रहा हूं मत खरीद, कुछ मत खरीद। 60-70 रुपए में एकदम खराब पेज पे जीरोक्स करा के पढ़, जरूरी है कि पढ़। हाँ खरीद लिया तो कौन सा तुम अपना पूरा खेत बेच के खरीदा, बता? 5 बकरी बेच के तूने एक मेडिजी खरीदा हो, बता?
एक पिज्जा के दाम में मेड इजी खरीदा और क्या खरीदा, 300 रुपए में पिज्जा आता है, 300 रुपए में 350 रुपए में मेड इजी आता है। बात करता है उधर चाट कचौरी भुजा में पैसा खर्चा कर दोगे, चाट पकौड़ी में सारा पैसा खर्चा कर दोगे, और 300 रुपए का अगर खरीदे तो हमने खरीदा, अब तो हमने पैसा दे दिया है, हाँ खेत बिच गया तुम्हारा खरीदने में तो, हाँ और नहीं तो क्या, खेत बेच के खरीदा है, घर गिरवी रखना पड़ा है ना, 500 तोला सोना गिरवी रखा है गांव के जमींदार के यहां, तब जाके तुम्हें मिला है ना। चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझना चाहते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट गैल्यूजक लॉ होता है, इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट तो डीवी 0 हो जाएगा, डीवी वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम 0, तो डीडब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा 0, डीडब्ल्यू क्या हो जाएगा 0, डीक्यू बराबर डी प्लस डीडब्ल्यू। अगर डीडब्ल्यू 0 हो गया तो जितना हीट देंगे सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना हीट देंगे सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ सर। सीवी बराबर होता है FR/2 R बटा गामा -1 DQ बटा NCV dt। क्या यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है, हाँ। वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन तो 0 हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आ गया, DQ भी आ गया, क्या सारी बात आइसोकोरिक की बहुत जल्दी कर ली। ग्राफ की बात कर लेंगे, लेकिन यहां पे तो सारी बातें हो गई यार, आइसोकोरिक की सारी बातें हो गई यार। देख तो आइसोकोरिक में देख तो चाचा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, इसको हम गैल्यूजक लॉ कहते हैं, इसमें हम गैल्यूजक लॉ कहते हैं। ये तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, DQ बराबर डेल्टा W होता है, ये गामा -1 CV बराबर गामा -1। सही है, क्लियर है ये तो, क्लियर है ये तो। अरे DU की फॉर्मूला ये DU, यही तो है, DU बराबर N, F की वैल्यू को हमने लिखा है 1 बटा R गामा -1, DU की वैल्यू है भाई DU R DU। कौन, सर क्लास में हूं मैं, बस आप तो मैं कांटेक्ट करता हूं आपसे, है ना, शाम को कॉल कर सकता हूं सर कभी भी आपको। ठीक है, मैं 1-2 घंटे में करता हूं, ठीक है। रे एक कहावत सुना है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो कर लिया है मैंने। एक कैसे जिराउस करा के वापस कर देता हूं मैं अब तो। गई भैंसिया पानी में, कहां प्रिंटिंग मिस्टेक है बता, ठीक कर देता हूं, बता ठीक कर देता हूं, कहां प्रिंटिंग मिस्टेक है बता। सीवी सही है, DU DW को क्या लिख सकते हैं, DU को लिख सकते हैं NCV dt, और NCV को लिख सकते हैं FR/2 dt। ये वीडियो काटो रे, जो भी बोला उसको हटाओ जल्दी जी। टेबल को गोल मारो, ये जो पता है ये बताओ, कितने तुम लोग यार वो एकदम वो हो, एकदम समझो, डैश हो, वंस अ डैश रिमेन्स अ डैश, कितने वो हो तुम यार, ओह परेशान कर दिया, ओहो समझ रहे हो, वंस अ डैश रिमेन्स अ डैश। भाई 200-300 का चाट पकौड़ी खा जाएगा, लेकिन किताब नहीं खरीदेगा। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है, जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो हमारा देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमारा देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिए हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं, हाँ सर है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ग्राफ बनाए, V और T का ग्राफ बनाएंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाकी का कैसे क्या होगा हम देख लेंगे, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, देख लीजिए ध्यान से, वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। चलो अच्छा, हाँ गैस इक्वेशन रह गया ना, गैस इक्वेशन एक बार रह गया, गैस इक्वेशन रह गया, PV इज इक्वल टू nRT में फॉर अ गिवन गैस की हम बात करते हैं, डिस्टर्ब करते हो तुम,
गिवन गैस की बात करते हैं तो वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट माना ही है और गैस है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसी को गेलूजक लॉ कहते हैं। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसी को गेलूजक लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? गेलूजक लॉ कहते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2, P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गया। तो P और T का ग्राफ बनाते हैं। वॉल्यूम अगर कहीं भी दिख गया तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो जिस एक्सिस पे वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। है ना। तो यहां से प्रेशर एंड टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनाओगे तो यहां पे तुम क्या पढ़ रहे हो कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? देखो स्लोप तो वैसे भी वर्टिकल फिजिकल क्वांटिटी जो y पे होता है बटा x पे होता है, p बाई टी। तो p बाई टी यहां से क्या हो जाएगा? देखो ये गैस इक्वेशन है, p बाई टी रख दोगे तो p बाई टी इज इक्वल टू, यहां से क्या बनेगा देखो तो ध्यान से, p बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई वी। तो इसका जो स्लोप होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब एग्जैक्टली जो बताएगा वो तो ये बताएगा। हम कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि बाकी चीज कांस्टेंट है, एनआर तो कांस्टेंट है ना, तो इसका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दो ग्राफ ऐसे बना है, एक ऐसे पास कर रहा, एक ग्राफ ऐसे पास कर रहा। ये मान लो तुम्हारा V1 वॉल्यूम पे, ये V2 वॉल्यूम पे, y एक्सिस पे प्रेशर, x एक्सिस पे टेम्परेचर। तो बताओ कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा? तो एक बात बताओ, PV इज इक्वल टू एनआरटी, तुम जानते हो? हाँ सर जानते हैं। एक पकड़ो यहां पे कोई पॉइंट TU नॉट टेम्परेचर का, उसको ऐसे यहां से यहां तक ले जाओ, ठीक है ना, यहां से यहां तक ले जाओ। सर ले गए, तो ये टेम्परेचर को मैंने इस लाइन पे तो मैं फिक्स ही बोलूंगा ना, यहां पे टेम्परेचर तो सेम होगा क्योंकि x एक्सिस पे टेम्परेचर है। हाँ सर, इसको आप सेम कह सकते हो। अब तूने यहां पे भी टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर सेम लिया तो इसको कांस्टेंट बोल सकते हो। तो सर यहां पे आपका प्रेशर कम है तो वॉल्यूम कुछ मान लो ये आएगा V1, V2 वॉल्यूम है, और ये तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, तो यहां पे प्रेशर कम होगा, सॉरी प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो तुम कह सकते हो V1 इज लेस देन V2, ये आंसर आएगा। नहीं समझे? देखो यहां से मैं डॉटेड लाइन पे जाऊं तो x एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो यहां और यहां का टेम्परेचर फिक्स, तो टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहां पे टेम्परेचर और यहां पे टेम्परेचर सेम है, यहां पे प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, यहां पे प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। बोलो ये चीज समझ में आया क्या? बिना स्लोप देखे आंसर निकाल सकते हैं। नहीं समझे तो मैं एक बार और कराता हूं भाई। मैं ये कह रहा हूं कि मान ले यहां पे टेम्परेचर है, यहां पे प्रेशर है, कहीं भी किसी को रख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, क्या यहां पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ओरिजिन से ग्राफ क्रॉस कर रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, मान ले V1 V2। तुम्हें क्या करना है कि तू x एक्सिस पे कोई ये पॉइंट पकड़ता है, यहां पे तेरा प्रेशर मान ले P0 है और तू x एक्सिस को फिक्स रखते हुए ऐसे जा रहा है, तो यहां का प्रेशर यहां का प्रेशर सेम होगा। हाँ सर सेम होगा, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी। तूने बोला प्रेशर दोनों जगह पे हमने सेम लिया है ना, इस डॉटेड लाइन के लिए बात कर रहा हूं, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रेशर सेम लिया है, हाँ, तो वॉल्यूम वहां ज्यादा होगा जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। यहां पे टेम्परेचर कम है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो जहां पे ज्यादा टेम्परेचर वहां पे ज्यादा वॉल्यूम, तो V2 इज ग्रेटर देन V1 आएगा, ये आंसर आएगा। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? बिना स्लोप देखे आंसर निकाल सकते हैं क्या? बिना स्लोप देखे भी आंसर निकाल सकते हैं क्या? नेक्स्ट देख बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, बात समझ, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रेशर तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हाँ सर, प्रेशर कांस्टेंट होगा। बेटा अगर तेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो इसी को चार्ल्स लॉ कहते हैं क्या? चार्ल्स लॉ कहते हैं क्या? तो PV इज इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन से इसको मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं, और एनआर तुम्हारा पर्टिकुलर गैस के लिए तो कांस्टेंट होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा गैस के लिए कांस्टेंट हो, मतलब हर हमेशा कांस्टेंट हो सकता है गैस का अमाउंट बढ़ाओगे तो ज्यादा कम हो सकता है ना, ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। एक बात बताऊं, दिल की बात, आज मैं बैठ के सोच रहा था, दिल की बात बताऊं, आज थोड़ा माहौल हल्का है तो बता देता हूं। तुम कहते हो ना कि स्पैमर से परेशान नहीं हो सर, कोई भी कुछ भी कमेंट करके चला जाता है उससे परेशान मत हो। मैं कहता हूं नहीं, मेरे आंख के सामने आएगा तो मैं परेशान होऊंगा, है ना, मैं परेशान होऊंगा। मैं ये कहता हूं, तुम कहते हो नहीं हो सर, वो स्पैमर है, आते हैं चले जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी मान लो कभी मूड खराब हुआ कुछ बोल के चले जाते हैं तो परेशान मत हो। मैं कहता हूं नहीं, मैं तो होऊंगा,
मेरे सामने कोई गाली लिखा है तो मैं तो होऊंगा। तो मैं बचपन से ऐसा था, तो फर्क पड़ता है। लेकिन मैं बैठ गया सोचा, तो एक बात बताऊं, सच में दिल से बता रहा हूं, इसको तो सुनना, बस कोई भी रिप्लाई मत करना, मैं ना चाहता हूं तू रिप्लाई करे, बात मेरी सुनना। देख, हमें मास्टर टीचर है और हमने पढ़ाया, पढ़ाते तो हम पहले भी थे ऑफलाइन में, हमको कोई जानता नहीं था, बहुत मेहनत करते थे ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा चमत्कार किया है, जितना ऑफलाइन में करते थे उतना ऑनलाइन में करते थे। ऑफलाइन में कम बच्चे पढ़ाते थे, लेकिन जो कम बच्चे पढ़ाते थे वही उतना ही प्यार करते थे, और उस समय भी नफरत करने वाले बच्चे होते थे, लेकिन कभी बोलते नहीं थे। जब ऑनलाइन में पढ़ाया तो एक्सेप्शनली बच्चों ने प्यार दिया। तो रियलिटी ये है कि उतना हम डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कोई बहुत बड़ा काम कभी किया नहीं। पढ़ाया है, पढ़ाते तो पहले भी थे, पढ़ाते तो आज भी हैं। पहले जितनी मेहनत से पढ़ाते थे, मेहनत तो उतनी ही लगती है यार। 10 बच्चों को पढ़ाओ या 10,000 बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ाओ, मेहनत तो उतनी लगती है, लेकिन एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं आज। तो कभी भी उस प्यार को हम एम्फेसाइज नहीं करते हैं, मतलब उसको हम इतना वो नहीं करते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हाँ, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि क्यों कर रहा है, उसको रेसिस्ट नहीं करते। भाई इतना क्या कर रहे हो भाई, हमने तो कोई ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि मैंने सच में कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, कोई इन्वेंशन कर दिया हो, या फिर कोई रिसर्च कर दिया हो, या कोई मैं एक्टर हूं, या देश के लिए मैंने सेंचुरी मार दिया हो, या कहीं वर्ल्ड कप ला दिया हूंगा, ऐसा तो कुछ किया नहीं है। लेकिन जब प्यार मिलते तो ऑकवर्ड नहीं लगता है, उसको हम रेसिस्ट नहीं करते, क्यों इतना कर रहे हो भाई, ऐसा तो हमने कभी कुछ किया नहीं, इतना करने की क्या जरूरत है ना। ऐसे इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं ना। और ये सच है कि नहीं है ये खास बात, पढ़ाना है। और हमारे जैसे ऑफलाइन में हजारों टीचर रोज इतनी ही मेहनत से, और इससे 2 गुना या 3 गुना या शायद इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्यार किसी को बुरा नहीं लगता है, उनको आश्चर्य नहीं होता कि क्यों भाई, तुम उसको हम एज अ ग्रांटेड ले लेते, उस पर हम फोकस नहीं करते। बोले ठीक है भाई, है बुरा नहीं लगता ना वो, जब रिस्पेक्ट और प्यार बुरा नहीं लगता है कभी। लेकिन अगर आपको एक्स अमाउंट में कुछ प्यार एक्स गुना ज्यादा देगा बच्चा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा नफरत भी तो करेगा। भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकते, मतलब एक एग्जांपल कह रहा हूं मैं ऐसे ही। तो भाई जब वो नफरत आता है तो हम उस पर इतना क्यों रिएक्ट करते हैं। जब प्यार मिला तब तो रिएक्ट नहीं किया कि भाई साहब इतना प्यार दे दिया जितना हमने कभी डिजर्व नहीं किया था, जितना सोचा नहीं था, जिस लायक नहीं है। भाई कंटेंट पढ़ा रहे भाई, फिजिक्स P बराबर NRT, भाई P बराबर NRT बहुत लोग पढ़ाते हैं, इसमें इतनी कोई खास बात नहीं है। ना तो हम बहुत अच्छे सिंगर है, हमने 50 गाने गाए होंगे, ना तो हमको नाचना आता है, ना तो हम डांसर है, ना तो हम क्रिकेटर है कि हम देश के लिए वर्ल्ड कप लाए, मेडल लाए, ना तो कोई हम एथलीट्स है, ना तो हम सेलिब्रिटी हैं, कुछ नहीं है। हम P बराबर NRT पढ़ा रहे हैं, और P बराबर NRT का के बदले इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सा काम है। लेकिन ठीक है, 10 बच्चे को पढ़ाते थे तो उसमें 8 रिस्पेक्ट करते थे, 800 बच्चे को पढ़ाएंगे उसमें 700 बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे, 7,000 को पढ़ाएंगे उसमें से 6,000 रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उस पर तो सरप्राइज नहीं हुआ, क्यों, ऐसा कोई काम तो किया नहीं लेकिन फिर भी कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा लगता है, एज वाह वाह मजे आ गए एकदम। तो नफरत के लिए भी तैयार रहना होगा, उसमें इतना जोर देने वाली बात नहीं है। कोई भी बोल के चला जाएगा, जैसे कोई भी प्यार देके जब चला जाता है तब का आपको ऑकवर्ड और अजीब नहीं लगता है, तो जब कोई गाली देके चला जा रहा है तो क्यों इतना महसूस कर रहे हो। और ऐसा तो है नहीं क्या पढ़ाने के लायक नहीं हो, इतना नहीं हाइपर होना, चिल रहो। क्योंकि रिजल्ट की बात अगर करें तो ऑनलाइन में आने के बाद भी रिजल्ट की बात करें तो भाई जितने बच्चे पढ़ाएं, बहुत बच्चे पढ़ाते हैं इसलिए बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, ये भी बात सही है। 100 को पढ़ाएंगे उसी में से 4 सेलेक्ट होंगे, 10,000 को पढ़ाएंगे उसमें से 400 सेलेक्ट होंगे, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें से 4,000 सेलेक्ट होंगे। इसमें भी कोई क्रेडिट की बात नहीं है कि मैं सेलिब्रेशन में आए, बहुत सारे बच्चों ने बोला एमआर सर से पढ़ाते इतने नंबर लाए, ये वो 180 में से 180, ये भी बड़ी बात नहीं है, आते हैं।
तो इतना तो पता है ना कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, हाँ से उसको कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सही बात है। ठीक है, तो जब ठीक है चलिए कह रहे क्या खाए जा, बहुत मारूंगा। और ज्यादातर मैं जब बेइज्जती करता हूँ या कुछ बोल देता हूँ या कभी गुस्से में भी बोल देता हूँ तो उसको मत लिया करो, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है इतना खराब, मजाक में बोल देता हूँ, है ना? ठीक है, हाँ इट्स अ ह्यूमन नेचर, एग्जैक्टली इट्स ह्यूमन नेचर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब प्यार मिलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप अनकंफर्ट नहीं होगे, आपको अजीब नहीं लगेगा, आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा भी नफरत मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भाई ऐसा जब उस समय भी रिएक्ट करो ना कि इतना क्यों, इतना किसी लिए। चलो अब आगे देखते हैं किसी को समझ ही नहीं है कहना क्या चाहता, कहना यही चाहता हूं कि तू गधा है। देख आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, सुन, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, सुन, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, डीपी बराबर 0 हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है भाई साहब, तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पीवी बराबर एनआरटी जब लिखते हैं तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो आप यहां से कह सकते हैं V1/T1 बराबर, नीचे ले आओ तो V/T कांस्टेंट होगा, तो V1/T1 बराबर V2/T2, सही तो है, या V1/V2 ऐसे भी लिख सकते हो, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, एक ही चीज है, देखो एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, और चार्ल्स लॉ समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, और आप जानते हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे था तो Cp बराबर हो जाएगा आपका dq बटा ndt, ये Cp होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। हम जानते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो क्या Cp को हम लिख सकते हैं R प्लस Cv, हाँ सर ये भी लिख सकते हो। चलो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बारी है, जब आप फर्स्ट लॉ लिखोगे तो dq बराबर du और dw दोनों होगा, इसमें कोई जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा सर, जीरो इसलिए नहीं होगा कि कुछ ना कुछ, आप प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ वर्क होगा और हीट भी जाएगा, तो जितना आपने हीट दिया है कुछ वर्क होगा और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो जितना आपने हीट दिया उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाएगा, तो कितना पार्ट जाएगा सर, कुछ पार्ट जाएगा, तो फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, यही कहोगे, फ्रैक्शन ऑफ हीट, फ्रैक्शन ऑफ हीट, फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी डिराइव करके आता है 1/गामा टाइम्स, और यहां पे फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज टू वर्क डन होता है 1 माइनस 1/गामा, ये वाली बात याद रखिएगा। सर इसमें वर्क का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट तो P डेल्टा V, सिंपल हो जाएगा P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सारी बातें बता दी आइसोकोरिक प्रोसेस की, देख लीजिए, सारी बातें बता दी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, देख लीजिए, देख लीजिए, क्लियर है क्या। अब यहां पे हम इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, देखिए आइसोबारिक प्रोसेस, देखिए प्रेशर कांस्टेंट, तो आइडियल गैस इक्वेशन V/T कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ है, इंटर्न du बराबर क्या हो जाएगा nR गामा डेल्टा टी, देखो du की वैल्यू तो यही आएगी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इस टर्म्स में लिख सकते हैं, P डेल्टा V बराबर nR डेल्टा टी, du बराबर dq बटा गामा, तो du बटा dq 1/गामा हो जाएगा, Cp बराबर, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक कर लो, बाकी मैंने सारा तो लिख ही दिया, ये तो टेबल तो ऐसे ही है, फर्जी है, टेबल की कोई बात नहीं, टेबल की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस, अच्छा इस पे ग्राफ वाले सवाल तो कर लो, और ग्राफ वाले सवाल तो इस पे कर लो, आइसोबारिक प्रोसेस पे ग्राफ वाले सवाल तो कर लो, आइसोबारिक ग्राफ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ग्राफ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ग्राफ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ग्राफ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ग्राफ तो पढ़ो, हम जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, हम जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, सर ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी है। अब यहां पे ये आपका पी है और ये आपका मान लीजिए टी है,
अब पीटी ग्राफ मुझे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बनाना है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमें पता है प्रेशर कांस्टेंट है, हमें पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। देखो ये एक्सिस कांस्टेंट रहे, ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट है। सुना सर? सर पंकज चला गया? पूछना नहीं है, देख क्या है ना, ठीक है। और देखते रहना, अगर जाए तो पकड़ के बिठा देना, मतलब जाना नहीं अभी, ऐसा कुछ बोलना मत, है ना, तब तक नहीं बोलना जब तक ठीक रहे। जाने की कोशिश करे, तुरंत पकड़ के सेट कर देना, ठीक है। चलो, ये किसके लिए ग्राफ है? ये है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए ग्राफ है? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। लो, किसके लिए ग्राफ है? आइसोबारिक प्रोसेस। देखो प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, यही ग्राफ अगर बी और पी का बने तो क्या होगा? देखो, हमें आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रख लिए, वाई या एक्स कहीं पे आपका प्रेशर दिखे, वाई या एक्स कहीं पे आपका प्रेशर दिखे, उसको कांस्टेंट रख दो। यार पंकज सर होते हैं, पंकज ध्यान से समझ में आया क्या ये बात? कोई पार्टी नहीं है, सुबह क्लास है, चल। किस्मत में कहां पार्टी हमारे बेटा, क्या पार्टी यार। देखो, क्वेश्चंस कराएंगे ना, क्वेश्चंस बहुत सारे कराएंगे, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चंस है। अब देखो, अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो हमें पता है कि पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, इसमें हमने पी को कांस्टेंट बोला है, एनआर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यहां पे स्लोप क्या बताएगा? तो देखो, स्लोप देखने के लिए वी बाई टी कर दो, वाई एक्सिस बटा एक्स एक्सिस वी बाई टी। अब वी बाई टी यहां से क्या होगा? ये वी है, और टी को नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। क्या सिंपल है क्या? अब मान लीजिए टी यहां है, वी यहां है, ये ग्राफ बनाया मैंने और ये ग्राफ बनाया, तुमको स्ट्रेट लाइन देख के पता तो चल गया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। बेटा अगर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है तो ऑब्वियस सी बात है आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ है। मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, तो बताओ कौन सा ज्यादा होगा? तो इसको ऐसे देख सकते हो, सिंपल यहां पकड़ो, या एक काम करो, हाँ यहां पकड़ो ना, ये वॉल्यूम पकड़ लो और यहां पे ले जाओ और फिर यहां पे ले जाओ। यहां और यहां वॉल्यूम सेम है, देखो ये वर्टिकल एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, यहां और यहां वॉल्यूम सेम है। हाँ सर वॉल्यूम सेम है, हम जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी। अब वॉल्यूम तो दोनों जगह सेम है, हाँ एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा, यहां पे टेम्परेचर कम, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, यहां पे टेम्परेचर कम है तो P2 कम है और P1 ज्यादा होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2। क्या ये तरीका आपको समझ में आया? P1 इज ग्रेटर देन P2, क्या ये तरीका आपको समझ में आया? क्या ये तरीका आपको समझ में आया? देखिए आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा हम कहते हैं कि हीट एक्सचेंज जीरो होगा, हीट एक्सचेंज जीरो, तो dq बराबर du प्लस dw में, dq बराबर du प्लस dw में, dq तो जीरो हो गया, तो dw बराबर माइनस du हो जाएगा क्या? एक कह रहा है कि पंगा सर से पंगा मत लिया करो, वो आपसे लंबे हैं। एक कहावत सुना है, गांव घर में कहते हैं, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, याद रखना, सुना है? देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर बात तो ठीक है, डी क्यू जीरो हो जाएगा तो डी डब्ल्यू बराबर डी आएगा। तो इसमें जो वर्क डन होगा आपका डी डब्ल्यू, वो सिंपल डी यू के बराबर होगा, इसको एन सी वी डी टी आप कह सकते हैं, एन सी वी डी टी कह सकते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर एन माइनस साइन के साथ माइनस एन, सी वी को लिख सकते हैं आर बटा गामा माइनस वन, आर बटा गामा माइनस वन इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आप इसको माइनस को जब अंदर ले जाओगे तो इसको उल्टा कर सकते हो, हाँ, तो डी डब्ल्यू बेटा आ जाता है एन आर
T1 माइनस T2 बटा गामा माइनस 1। क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसी को हम जानते हैं कि हीट गिवन 0 है ना, तो एनआरटी को गैस इक्वेशन से हम ये तो जानते हैं कि पीवी और एनआरटी होता है। हाँ, तो एनआरटी1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, ये P1V1 बराबर एनआरटी1 हो सकता है और P2V2 बराबर एनआरटी2 हो सकता है। हाँ, तो क्या है? एनआरटी1 माइनस एनआरटी2। तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो P1V1 माइनस P2V2 बटा गामा माइनस 1, ये भी तो लिख सकते हो। ये भी तो लिख सकते हो। लक्ष्य में बोला था बेसिक से पढ़ाएंगे, तो एडवांस है। कौन है ये बेटा? कहाँ एडवांस है बताओ, कहाँ एडवांस है? तुम मुझे बताओ कि मैंने जो भी बताया यहां पे, क्या ये एडवांस लगा? क्या हम एकदम बेसिक से बात नहीं कर रहे हैं? क्या एडवांस बता ना। यहाँ पे ये एकदम बेसिक बेसिक सी बातें बताई तुमको, आइसोकोरिक में, आइसोबारिक में, क्या इसमें एडवांस बता भाई? इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। हाँ, जल्दी पढ़ाया तो भाई, जल्दी तो नहीं पढ़ाऊंगा तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? खुद ही बोलो, जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? बताना, जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? 1-2 घंटे से लगा है कि कल मेरा एग्जाम है, कल। गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट, जाके पेपर दो, है ना? तो पीवी पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आइडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा के टर्म्स में आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन होता है। तो यहां से लिख सकते हैं P1 V1 का पावर गामा बराबर P2 V2 का पावर गामा। ये इक्वेशन समझ में आ गया। ग्राफ अगर पीवी का बनाएंगे तो यहां पे पीवी का पावर गामा कांस्टेंट है, तो इसका भी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही बनेगा। लेकिन आइसोथर्मल, मान लो यहां से आइसोथर्मल के लिए ग्राफ ये बनाते हो, तो ये आइडियाबेटिक का ग्राफ होगा। ये अगर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, तो ये होगा आइडियाबेटिक का ग्राफ। सर इन दोनों में फर्क क्या है? स्लोप का। कैसे? जैसे अब पीवी का पावर गामा कांस्टेंट है, तो जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो लिखोगे डीपी बाई पी, ये पी है तो लिखोगे डीपी बाई पी प्लस गामा इंटू डीवी बाई वी इज इक्वल टू 0। इसको आप उस तरफ ले जाओ तो ये होगा डीपी बटा पी इज इक्वल टू माइनस गामा डीवी बाई वी। होगा क्या? होगा क्या? हाँ सर होगा। अब यहां से डीवी को नीचे ले जाओ तो डीपी बटा डीवी, समझिएगा प्लीज, डीपी बटा डीवी, डीपी बटा डीवी, इसको यहां लाओ बराबर माइनस गामा पी बाई वी, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, इसको आप स्लोप बोलोगे। पीवी ग्राफ का स्लोप यही होगा, पी का डिफरेंशिएशन, ये स्लोप गामा टाइम्स पी बाई बी है। मतलब स्लोप आइडियाबेटिक ग्राफ का ज्यादा होता है, स्लोप आइडियाबेटिक ग्राफ का ज्यादा होता है, और जैसे जैसे गामा बढ़ेगा ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा, गामा बढ़ेगा ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा। अच्छा, हम दो बातें करते हैं, आइडियाबेटिक कंप्रेशन, आइडियाबेटिक कंप्रेशन एंड आइडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइडियाबेटिक कंप्रेशन एंड आइडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, सॉरी कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम बेटा जब आप डिक्रीज करोगे तो डीवी आपका निगेटिव होगा, तो वर्क डन तो आपका निगेटिव होगा। हाँ सर, वर्क डन क्या होगा? निगेटिव। कंप्रेशन की बात कर रहे हो, और हम जानते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस में कि डी बराबर माइनस डी डब्ल्यू होता है, और डी डब्ल्यू खुद निगेटिव है, ये खुद निगेटिव है कंप्रेशन में, तो माइनस माइनस डी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और डी पॉजिटिव का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब आइडियाबेटिक कंप्रेशन करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और यही एग्जांपल है कि जब आप ट्यूब में गैस फिल करते हैं, ट्यूब में क्या करते हैं? गैस को फिल करते हैं, तो जो पंप होता है वो गैस कंप्रेस कर रहा है, मतलब कंप्रेस कर रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव है, लेकिन हीट एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए वहां पे टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही टायर फटता है मान लो,
तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, टायर फटता है, उसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये सडन प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस सडन होता है, आइसोथर्मल स्लो एंड स्टेडी होता है। आइसोथर्मल क्या होता है, स्लो एंड स्टेडी होता है, वो रिवर्सिबल होता है, बट आइडियाबेटिक इरिवर्सिबल है। आइडियाबेटिक क्या है बेटा, इरिवर्सिबल है। समझ में आता है क्या, समझ में आता है क्या, समझ में आता है क्या, हाँ सर समझ आता है। अब देखो, अब देखो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आपका, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहां पे आपका डीवी होगा पॉजिटिव, तो डी डब्ल्यू भी पॉजिटिव होगा, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका माइनस डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू, ये आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, डी यू ओवरऑल क्या रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा। और डी यू अगर ओवरऑल निगेटिव है, डी यू अगर ओवरऑल निगेटिव है, डी यू क्या है, ओवरऑल निगेटिव है, तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, फॉल होगा। टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। क्या ये बात समझ में आता है, क्या ये बात समझ में आता है आपको। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आता है क्या, ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ फॉर आइडियाबेटिक, ग्राफ फॉर आइडियाबेटिक। अगर ग्राफ आइडियाबेटिक की बात करेंगे तो पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट है। हाँ, तो पीवी का ग्राफ तो चलो ठीक है, पीवी का ग्राफ तो ऐसा होगा, पीवी का ग्राफ ऐसा होगा, स्लोप ज्यादा होगा आइसोथर्मल के कंपेयर में। ये अगर आइसोथर्मल है तो ये आइडियाबेटिक होगा एक्सपेंशन में। अच्छा, कंप्रेशन में कैसा होगा, पीवी का ग्राफ कंप्रेशन में कैसा होगा, स्लोप अगर कम से कंप्रेस हो रहा है आराम से तो आइसोथर्मल, ये आइडियाबेटिक, ये आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक। ऊपर नीचे से मत देख लेना, आइडियाबेटिक नीचे होता है, आइसोथर्मल ऊपर होता है। ग्राफ में स्लोप से देखना, जो नीचे नीचे झुक के जाएगा, स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल, और जो ज्यादा स्टीफर होगा वो आइडियाबेटिक, वो आइडियाबेटिक। क्लियर है क्या, है क्या बात कर रहे हो, आपने जाने दिया, ओहो क्या कांड कर दिया आपने, तो अगले दिन टायर पंचर कर देना, ठीक है। कराएंगे विशाल वर्मा, क्वेश्चन भी कराएंगे, चिंता मत करिए। आज अगर मान लो सारा थ्योरी बता दिया, रिटन में सारा आपको क्वेश्चन दे देंगे, कल क्वेश्चन करा देंगे, क्या हो गया इसमें, कहाँ इतना रो रहा है। अच्छा बता, अगर चारों केस हो, आइसोथर्मल, आइडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, ये चार प्रोसेस है, ये चार प्रोसेस है, ये चार प्रोसेस है। अब इस चारों प्रोसेस में, ये चारों प्रोसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क किसमें ज्यादा हो रहा है, वर्क किसमें ज्यादा हो रहा है, तो बताओ क्या बोलोगे, वर्क किसमें ज्यादा हो रहा है, बताओ वर्क किसमें ज्यादा हो रहा है, वर्क किसमें ज्यादा हो रहा है, मतलब वर्क किसमें ज्यादा हो रहा है। तो वो जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसा है ना, आइडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक इस पे डिपेंड नहीं करता, इस बात पे डिपेंड करता है, फिर गलत कर दे नहीं बता सकते। एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये पीवी ग्राफ है, याद रखना ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि वर्क किसमें ज्यादा होगा, तो आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोपोरिक, आइसियाबेटिक, तो डिपेंड करता है कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। मान लो यहां पे कोई पीवी गैस का स्टेट है और उसको तुम एक्सपैंड कर रहे हो, तो अगर सीधा आइसोबारिक में एक्सपैंड करोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, आइसोथर्मल में ऐसा बनेगा, आइडियाबेटिक में थोड़ा ऐसा बनेगा, और आइसोकोरिक में ऐसा बनेगा। 1 2 3 4, सबसे ज्यादा ग्राफ वर्क किस में होगा, 1 में, फिर कम होगा 2 में, फिर कम होगा 3 में, और सबसे कम होगा 4 में। ये है, तो सबसे ज्यादा वर्क किस में होगा, आइसोबारिक में, है ना, सबसे ज्यादा किसमें होगा, आइसोबारिक में। और अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं, पी और भी ऐसा ग्राफ बनाऊं,
इसमें मान लो यहां से मैं कंप्रेस कर रहा हूं, ऐसे 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 और ऐसे। अब बताओ क्या होगा? आइसोबारिक में सबसे कम होगा और आइडियाबैटिक में सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? डिपेंड करता है, क्या होता है? डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें ग्राफ पीवी टू दी पावर गामा आपका कांस्टेंट है, तो इसमें रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा पी और टी में। तो पी और टी में कैसा रिलेशन बनेगा? पी और टी में कैसा रिलेशन बनेगा? तो हम जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी है। हाँ सर, तो पी और टी में रिलेशन बनाना है मतलब वी को हटाना है, तो वी को हम लिख सकते हैं एनआरटी बाई पी, मतलब हम वी को लिख सकते हैं टी बाई पी। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाओ क्योंकि तो कांस्टेंट ही देख रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है, तो वी को लिख सकते हैं टी बाई पी। तो वी को टी बाई पी लिखेंगे, तो पी वी को हम लिखेंगे टी बाई पी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये गामा, ये तो पी अकेला रहेगा, टी का पावर गामा बटा पी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से हो जाएगा पी, गामा को ऊपर ले जाएंगे, 1 माइनस गामा इंटू टी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन बनेगा पी और टी का। अगर मैं वी और टी का बनाऊं तो वी का पावर गामा तो है ही, पी को हम लिख सकते हैं टी बाई वी, पी को लिख सकते हैं टी बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा टी वी का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन है। क्लियर है? थोड़ा मैथमेटिकली हमें चेंज करना पड़ रहा है रिलेशन, है ना? मैथमेटिकली हमें चेंज करना पड़ रहा है रिलेशन। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पी वी का पावर एन यहां पे कांस्टेंट होता है, आइडियाबैटिक जैसा होता है। यहां पे गामा के जगह पे एन है, बस यहां पे क्या है? गामा के जगह पे एन होता है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, इसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है जो वहां पे आया था, माइनस एन आर डी टी बटा गामा माइनस 1। तो यहां पे माइनस जब उधर चला गया था तो ये बन गया था एन आर T1 माइनस T2, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कंफ्यूज मत होना, एन आर डी टी बटा 1 माइनस गामा, ऐसे भी तो लिख सकते इसको, है ना? ऊपर का निगेटिव नीचे करते, ये आइडियाबैटिक था, ये आइडियाबैटिक था। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गामा नहीं है, एन है, तो कोई दिक्कत नहीं, एन के टर्म्स में निकल जाता है। डी डब्ल्यू बराबर एन आर डी टी बटा 1 माइनस है, ये आएगा वर्क का फॉर्मूला, ये आएगा आपका वर्क का फॉर्मूला। बाकी उसी तरीके से आप ठीक रखोगे। ठीक है क्या? ठीक है क्या? यहां पे इंटरनल एनर्जी मैंने बताया, इंटरनल एनर्जी डी यू गामा सी वी, ये सारा चीजें बताया है, ये इक्वल है एफ आर बाई 2 बटा गामा माइनस 1। ये बेटा प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, चलो ये मैं कल बता दूंगा, प्रेशर और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन फ्री पाथ, ठीक है ना, ये कल मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहां से सवाल है बहुत सारे तुम्हारे पीवाई क्यू है। कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस एक बार समझ ले, जैसे सारे प्रोसेस समझा है तो साइक्लिक भी समझ ले, साइक्लिक प्रोसेस समझ ले। साइक्लिक प्रोसेस होता है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम, पी है और वी है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम, इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में डी यू तुम्हारा होता है हमेशा 0, डी डब्ल्यू ही आपका माइनस डी क्यू होगा, ठीक है ना? ये साइक्लिक प्रोसेस जब घूम के टोटल आ जाता है उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा ए से बी के गया, बी से सी गया, सी से डी गया और फिर डी से ई गया, ऐसा ही होगा, साइक्लिक प्रोसेस है। उल्टा एरो बना दिया है, ठीक है ना? नहीं, क्या है? स्टीम टेकन फ्रॉम द स्टेट ए टू सी, अच्छा, सिस्टम टेकन फ्रॉम द स्टीम ए टू सी बाय 2 पाथ ए डी सी एंड ए बी सी, ए डी सी। अच्छा, ए से ये इनिशियल है और सी फाइनल है, साइक्लिक नहीं है, ये इनिशियल है और फाइनल है। आपको पता है ना कि इंटरनल ये स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। मतलब तुम यहां से यहां किस रास्ते से गए हो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। तुम ए से बी तक किस रास्ते से गए हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्यू हमेशा ए पहले पाथ में, ड्यू दूसरे पाथ में और ड्यू तीसरे पाथ में सेम होगा। अगर ये 3 पाथ है तो पहले पाथ में, दूसरे पाथ में और तीसरे पाथ में ड्यू सेम होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसमें
इस पाथ के लिए ड्यू और इस पाथ के लिए ड्यू आप बराबर लिख सकते हैं, और ड्यू अगर बराबर हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ड्यू पहले पाथ का और ड्यू दूसरे पाथ का बराबर, ड्यू को हम लिख सकते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू पहले केस का बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू दूसरे केस का, इक्वल कर दो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बहुत इजी सवाल है, कुछ अच्छे सवाल बीच में ट्रिकी भी है, वो मैं कल करा दूंगा, पूरा पीडीएफ दे देता हूं तुम्हें, सारे सवाल तुम खुद अटेम्प्ट करोगे, घर पे बैठ के अभी कर लो बेटा, है ना। तो कुछ थ्योरी बचे हैं वो, और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा दूंगा। ठीक है, कल करा दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीडीएफ में एज इट इज अभी तुरंत अपलोड करा रहा हूं, तो यहां से सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है ना।